Okay, so I'll start the class. Let me know if my screen is being shared. Hmm? Can you see it? Okay, so I'll start. So, at first, many of you pointed out that you have doubts in this PDF redox test. So, unlike previous classes, सबसे पहले हम इस बार ये doubts ख़त्म कर देंगे ताकि बाद में मैं एक्स्ट्रा कुछ बता सकूं. ओके, तो इनमें कुछ क्वेश्चंस में आप लोग को डाउट से समवन सेड मी, बट आप बता सकते हो इसमें किसको क्या क्या क्वेश्चन में डाउट है. आई विल क्लियर देम नाउ. So someone asked me doubt, but I do not know if she's in the meet. Yeah, came. Okay, so I'll discuss. Kemi, are you in the meet? Hello, can you respond, Kemi? हाँ, तो आपको डाउट था ना कुछ क्वेश्चंस में, मैं वो वाले एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले. इन द मीन टाइम अदर्स कैन ऑल्सो चेक इफ दे हैव एनी डाउट्स और बताना मुझे. ठीक है. तो सवाल ये है. पहला क्वेश्चन नंबर 6. सो ओके, ये जो क्वेश्चन था ये थोड़ा सा जनरल, मतलब यू हैड टू थिंक लिटिल बिट मोर. मैंने आपको कहा था वो एनसीईआरटी का 8.3.3 पढ़ने को. आप पढ़ा आपने, उसी में से सवाल है ये. ओके, सबसे पहले एसिडिफाइड K2Cr2O7 पेपर ऑन बीइंग एक्सपोज टू SO2 टर्न्स ग्रीन. ये एक बहुत स्टैंडर्ड टेस्ट है. आप अगर बाद में आप देखोगे कि CO2 और SO2 को जब टेस्ट करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा इन बिटवीन CO2 एंड SO2, तब हम लोग यूज़ करते हैं K2Cr2O7 का. इससे क्या होगा कि K2Cr2O7 विल बी एबल टू ऑक्सीडाइज SO2. K2Cr2O7 CO2 को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि CO2 ऑलरेडी इज इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट. S भी +4 में, बट इट कैन गो इनटू +6. तो अगर K2Cr2O7 ऑक्सीडाइज SO2 को ऑक्सीडाइज करेगा तो वो खुद रेड्यूस होगा Cr+3 को. K2Cr2O7 का कलर होता है ऑरेंज और Cr+3 का होता है ग्रीन. इसीलिए सोल्यूशन जो है वो बाद में ग्रीन दिखेगा. ये आइडिया था आपको. ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट उन्होंने एक पॉइंट मेंशन किया था कि K2Cr2O7 इज नॉट अ सेल्फ इंडिकेटर. इसके बारे में जानने के लिए आपने गूगल तो किया होगा कि आखिर ये क्यों सेल्फ इंडिकेटर नहीं है. हम्म. सो इसका रीज़न ये है कि MnO4- का क्या होता है, जो कलर चेंज होता है, ये एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है. ये जो भी है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि K2Cr2O7 में जो भी कलर चेंज होता है पिंक टू कलरलेस, ये वाला इजीली ऑब्जर्वेबल है. एक्सपेरिमेंटली हम उसका जो भी इक्विवेलेंस पॉइंट होता है, इक्विवेलेंस पॉइंट मतलब जब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, जब आप अभी ठीक है, इक्विवेलेंस पॉइंट मतलब रिएक्शन का कंप्लीशन समझो, ऐसा समझो. सो इक्विवेलेंस पॉइंट को आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे. लेकिन Cr2O7 2- में जो दोनों कलर्स है ऑरेंज और ग्रीन, वो दोनों के दोनों थोड़े डार्क कलर्स है. इसलिए हम एग्जैक्टली वो जो इक्विवेलेंस पॉइंट है उसे एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे. हम एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे क्योंकि दोनों के दोनों डार्क कलर्स है. इसमें पिंक और कलरलेस दोनों ही लाइट कलर्स है, इसलिए हम उसे इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे. ओके, तो ये एक रीज़न था. सेल्फ इंडिकेटर K2Cr2O7 सेल्फ इंडिकेटर नहीं है. MnO4- सेल्फ इंडिकेटर है क्योंकि हम ये कलर चेंज को देख के इक्विवेलेंस पॉइंट का पता लगा सकते. Cr2O7 2- में हम उसके कलर चेंज को देख के नहीं लगा सकते, इसलिए हम एक एडिशनल इंडिकेटर का यूज़ करते हैं और उसका नाम है डाइफिनाइलामाइन. ये वाला पॉइंट था 8.3.3 में. लेकिन इस क्वेश्चन में इतना नहीं चाहिए था, बट आपको आइडिया होना चाहिए था कि Cr2O7 2- इज ऑरेंज, whereas Cr+3 is green in color.
तो ऑप्शन ए तो ओके, पूछ रहा है रॉन्ग क्या है, ठीक है, ऑप्शन ए इज फाइन। ऑप्शन बी, मर्क्यूरिक क्लोराइड एंड स्टैनस क्लोराइड। अगर आपको नॉमेनक्लेचर नहीं पता है तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इफ दिस इज योर फर्स्ट काइंड ऑफ फर्स्ट एक्सपोजर टू सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, और गलत हुआ है तो ओके। HgCl2, Hg2Cl2, मर्क्यूरी और क्लोरीन, क्लोरीन के दो कंपाउंड्स होते हैं, इसका नाम होता है मर्क्यूरिक क्लोराइड और इसे कहते हैं मर्क्यूरस क्लोराइड। कैसे याद रखोगे? जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इसमें Hg का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। मान लो इसका कुछ x है, तो ये हुआ 2x प्लस 2 इंटू माइनस 1 इज 0, सो x इज 1। तो मतलब यहाँ पर Hg का ऑक्सीडेशन स्टेट है 1, यहाँ पर Hg का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 2। तो जो लीस्ट होता है इन दोनों में, उसको ये वाला दे देते हैं, ये जो सफिक्स दिख रहा है OUS। जो लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो भी लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है उसे OUS दे देते हैं, और जो भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसे IC नाम का सफिक्स देते हैं। आप और भी जगह देखोगे स्टैनस क्लोराइड, स्टैनस क्लोराइड और स्टैनिक क्लोराइड। स्टैनस क्लोराइड है SnCl2, ये है SnCl4। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप देखोगे तो इसका है 2, इसका है 4। इसमें लीस्ट कौन सा है? 2 लीस्ट है, इसलिए उसे OUS बोला जाता है। इसमें 4 है, इसलिए उसे IC बोला जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए था आपको, बट ओके। मर्क्यूरी क्लोराइड एंड स्टैनस क्लोराइड कैन नॉट एग्जिस्ट एज सच। वो बोल रहे हैं एक सॉल्यूशन में मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2 और स्टैनस क्लोराइड SnCl2 दोनों एक साथ सॉल्यूशन में नहीं रह सकते। ये क्वेश्चन अभी जितना पढ़े उससे तो नहीं बता पाओगे, बट इसका थोड़ा सा आइडिया जो हिंट मैं आपको दे सकता हूँ कि आप देखोगे Sn जो है वो कौन से फैमिली में है? कार्बन का फैमिली है। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड ऐसा आता है। जबकि जिंक, जो Hg है वो जिंक के फैमिली में, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी। आप देखोगे जो सबसे लास्ट वाले एलिमेंट्स होते हैं ना, वो उनका जो आपको ऑर्बिटल्स का ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट ठीक है, ऐसा बोलूँगा कि जो हायर एटम्स होते हैं, जो लोअर मतलब जो पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे होते हैं, उन्हें हमेशा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट रखना पसंद है, उन्हें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट अटेन करना पसंद नहीं। जैसे आप Pb+2 लोगे और Pb+4, आप बोलोगे नहीं, मैं 4 ऐसे लिखता हूँ, आयन्स एग्जिस्ट नहीं करते, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूँ। सो Pb2 और Pb4 में Pb2 ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि जो हायर एलिमेंट्स होते हैं उन्हें कम ऑक्सीडेशन स्टेट लेना पसंद है। आप ऐसे याद रखो कि हायर जो बड़े एटम्स होते हैं, ग्रुप के नीचे वाले जो एटम्स होते हैं, उन्हें हमेशा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट लेना पसंद है, और इस इफेक्ट को कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। अभी मैं आपको ये ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपको S ब्लॉक और P ब्लॉक वो सारे चैप्टर्स आए नहीं। तो जब आएगा आप तब देख सकते हो कि इनर्ट पेयर इफेक्ट के हिसाब से जो हायर एटम्स होते हैं, जो ग्रुप के नीचे वाले एटम्स होते हैं, उन्हें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट लेना पसंद है, वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल नहीं। तो इस सवाल में भी ऐसा ही था कि मर्क्यूरी क्लोराइड और स्टैनस क्लोराइड, जो Sn है, Sn क्योंकि हायर में नहीं आता है तो उसका 2 स्टेबल होता है, जो हायर में नहीं है उसका 2 स्टेबल है, जो सॉरी, जो हायर में नहीं है, जो हायर है उसका लोअर वाला स्टेबल होगा, और जो हायर नहीं है उसका हायर वाला स्टेबल होगा। मतलब देखो, CSIGESNPB, जो PB है उसे लोअर, यहाँ ये जो ग्रुप है वो सिर्फ 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन जनरल ले सकता है, मोस्टली 2 ही लेता है, 2 और 4। PB में 2 स्टेबल होता है, लेकिन GE और SN में 4 स्टेबल होता है। ओके, तो जो हायर वाला है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट देता है, और जो हायर नहीं है वो लोअर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होता है। ये नया चीज़ क्लियर है? हम्म, फिर से? तो अच्छा अच्छा, तो कॉन्सेप्ट इसमें इतना है, मैं बी ऑप्शन का बात कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट इसमें इतना है, मैं लिखता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, रेडॉक्स टेस्ट डॉट PDF में क्वेश्चन नंबर 6, 6 का बी पार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ। 6 के बी पार्ट में ऐसा है कि मर्क्यूरस क्लोराइड HgCl2
और स्टैनस क्लोराइड SnCl2। इसमें मैं ये बोल रहा हूँ कि जो Sn होता है वो कार्बन फैमिली का है, तो सी सिलिकॉन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। जबकि जो मर्क्यूरी है वो जिंक के फैमिली का है, तो जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी। पीरियोडिक टेबल में जो सबसे नीचे में ये दोनों एलिमेंट्स आएंगे। तो आप पीरियोडिक टेबल जब देखोगे आपको देखेगा कि ये जो एलिमेंट्स है वो नीचे आएंगे सबसे। और एक इफेक्ट होता है जो आप बाद में पढ़ोगे, प्रॉपर्टी, ये होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो बोलता है कि जो नीचे वाले एटम्स होते हैं, जो बड़े एटम्स होते हैं, बड़े एटम्स प्रिफर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि मान लो कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये जो होते हैं वो जनरली दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स लेते हैं, 2 और 4। 2 और 4 मैं रोमन न्यूमरल्स में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि Pb+2 अगर मैं बोलूंगा ना तो आप सोचोगे आयन बोल रहा है, लेकिन नहीं, Pb+2 आयन होता ही नहीं है। होता है पर वो कुछ स्पेशल केसेस में होता है। Pb+2 मैं यहाँ पर आयंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं रोमन न्यूमरल में लिखता हूँ। सो यहाँ जो ऑक्सीडेशन स्टेट ये ले सकते हैं वो है 2 और 4। जो लेट होगा क्योंकि वो बड़े एटम्स में से एक है, तो वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेफर करेगा। पीबी का 4 भी रहता है, PbO2 देखोगे, इसमें पीबी जो है वो 4 में, PbO में, Pb2 में। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि PbO होगा हमारा ज्यादा प्रेफरेबल, पीबी अपने आप को हमेशा 2 में रखना ज्यादा पसंद करेगा, जबकि जो छोटे एलिमेंट्स है वो हायर वाले में रहना पसंद करेंगे। ये क्लियर है? इतना ये कॉन्सेप्ट, इसे कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये नया चीज था, अभी जो सिलेबस में, रिडॉक्स के सिलेबस में नहीं है, ये आगे के सिलेबस में, लेकिन पहले जानने में कोई गलत ये नहीं, आप रीजन इसका बाद में जानोगे। उसका जो रीजन होगा वो होगा ns इलेक्ट्रॉन्स गिव अप करने की रिलक्टेंसी, गिव अप करने की रिलक्टेंसी। ठीक है, तो ये रीजन आप अभी समझ नहीं पाओगे, जो समझ पा रहा है वो अच्छा है, जो नहीं समझ पा रहा है इट्स फाइन। अभी के लिए इतना जानो कि जो बड़े एटम्स होते हैं उन्हें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट लेना पसंद है। तो यहाँ जो सवाल था वो ये था कि मर्क्यूरी क्लोराइड एंड स्टैनस क्लोराइड कैन नॉट एग्जिस्ट एज सच, तो दोनों एक साथ नहीं रह सकते। Sn की मैं अगर बात करूँ तो उसे +4 लेना पसंद है, यानी कि SnCl2 से ज़्यादा SnCl4 में रहना उसे ज़्यादा पसंद है। Hg की बात करूँ तो HgCl2 से अच्छा उसे Hg2Cl2 के रूप में रहना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर Hg जो है वो +1 में, ये Hg2 है। Hg एक बड़ा एलिमेंट है, बड़ा एटम में से एक है, तो उसे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना पसंद है। लेकिन हमारे पास है क्या? हमारे पास ये दोनों है। तो क्या ये दोनों जब दोनों एक साथ रहेंगे ना तो वो चाहेंगे कि एक दूसरे को कन्वर्ट हो जाए, यानी कि Hg2 में जाना तो चाहेगा, लेकिन जब Hg2 ऑक्सीडेशन स्टेट से 1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे जा रहा है तो ये क्या हुआ? रिडक्शन। अगर एक केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन भी तो होना चाहिए, तो ये ऑक्सीडेशन कर सकता है। क्यों? इसके ऑक्सीडेशन से क्या आ रहा है? SnCl4, जो इसके लिए भी अच्छा है। और क्योंकि दोनों के दोनों रिडॉक्स करने पे अच्छे कॉम्पाउंड्स दे रहे हैं, तो ये स्टेबल नहीं होगा, ये हमेशा आगे की तरफ बढ़ जाएगा। देयरफॉर दे डू नॉट रिमेन एज सच, दे डू नॉट एग्जिस्ट एज सच, इंस्टेड दे रिएक्ट। अगर SnCl2 और HgCl2 सोल्यूशन में होंगे, दे रिएक्ट to undergo redox reaction, they react to undergo redox। क्लियर है? therefore ये वाला जो है ये भी सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट जो है ऑप्शन सी, हाँ नेक्स्ट जो है ऑप्शन सी, आयरन टर्निंग ऑन एडिशन टू कॉपर सल्फेट डीकलराइजेस। ये भी अगर आपने 8.3.3 में पढ़ा होगा तो आप देखोगे, जो CuSO नहीं 8.3.3 में नहीं, ये कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वो वाला पार्ट भी है, ये 8.3.3 नहीं है। कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इसमें इसमें जो देखो Cu+2 मैंने बोला था, Cu+2 जो होता है उसका कलर होता है ब्लू, Cu+2 का कलर होता है ब्लू। तो Cu+2 ब्लू अगर आयरन के साथ रिएक्ट करा, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, याद करो। देयरफॉर आयरन विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स आयंस, तो ये देगा Iron+2 प्लस कॉपर डिपॉजिट आएगा। तो ये जो ब्लू कलर था वो अभी डीकलराइज हो गया, यानी कि अभी कलरलेस में चला जाएगा, या लाइट येलो आता है, लाइट येलो। इसका कलर अभी क्लियर नहीं, बट डीकलराइजेस। जो भी ब्लू कलर था इट इज गोइंग टू लूज इट्स कलर। ओके, सो ऑप्शन सी भी राइट है। ऑप्शन डी जो है वो थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन है, तो आप सोचोगे कि ये क्या पूछ लिया, ऐसे थोड़ी ना, मतलब हमको पता नहीं है, आइडिया नहीं है। बट सी यू, इसको आप गेस कैसे करोगे? आप
इसका तो जो क्लियर एग्जांपल है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में समझ में आएगा। बट अभी जो है आप ऐसे देख सकते हो कि CuI4 2 माइनस, वो क्या बोल रहा है कि CuI4 2 माइनस इज फॉर्म्ड, बट ये नहीं, वो बोल रहा है कि CuI4 2 माइनस एग्जिस्ट करता है। आप अगर देखोगे तो यहाँ पर कॉपर कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में, x प्लस 4 × -1 इज -2, सो x इज 2। जो कॉपर है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और वो किसके साथ कंबाइंड है, I माइनस। अगर आप ये रिएक्शन याद करोगे रिडॉक्स रिएक्शंस में 8.3.3 में, उसमें उन्होंने कॉपर +2 और I माइनस के बीच में रिएक्शन दिया है। इसका मतलब कॉपर +2 और I माइनस साथ साथ एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, वो अगर एग्जिस्ट हुए तो वो दोनों रिएक्ट कर जाएंगे, और रिएक्ट करके क्या देंगे, I2 देगा। यानी कि जो कॉपर +2 होता है वो I माइनस को ऑक्सीडाइज कर देगा, जो कॉपर +2 होता है वो I माइनस को ऑक्सीडाइज कर देगा and gives I2 plus Cu2I2। तो therefore CuI4 2 माइनस कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, बिकॉज इसके अंदर का जो कॉपर +2 है वो I माइनस के साथ रिएक्ट करके Cu2I2 देके I2 को रिलीज कर देगा। ये था लॉजिक इसके पीछे। तो ये जो छोटा सा पार्ट था ये रिएक्शन, इसलिए मैं बोलता हूँ जो भी एनसीईआरटी रिएक्शन देता है उसे हल्के में नहीं लेना, उसे देखना। तो इससे क्या पता चलता है, Cu+2 जो है वो I माइनस को I2 में कन्वर्ट करेगा। आप जो देखोगे वैल्यूज के हिसाब से अगर आप देखोगे ना, वो जो टेबल है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला, Cu+2 Cl माइनस को नहीं कर पाएगा, देयरफॉर CuCl4 माइनस एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट करता है, CuCl4 माइनस एग्जिस्ट, बट CuI4 माइनस विल नॉट एग्जिस्ट बिकॉज Cu+2 I माइनस को ऑक्सीडाइज करने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन ऑप्शन डी है वो गलत है, तो इसका आंसर है डी। क्लियर है ये पार्ट। सो दूसरा नेक्स्ट जो डाउट था वो था क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज आर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो डिस्प्रपोर्शनेशन मतलब क्या होता है, एक स्टूडेंट ने पूछा था। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब ये कि सेम एलिमेंट अंडरगोस ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। हाँ, तो इट विल अंडरगो बोथ, एक ही एलिमेंट दोनों के दोनों अंडरगो करेगा। और आप तो जानते हो कि एक केमिकल रिएक्शन में दोनों होना ही चाहिए, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन भी होना चाहिए, या तो दोनों होंगे या फिर कुछ नहीं होगा। तो अगर जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों सेम एलिमेंट हो रहे हैं देन वी से इट इज डिस्प्रपोर्शनेशन। एग्जांपल अगर मैं दूं, ये भी एनसीईआरटी में 3 स्टैंडर्ड एग्जांपल और तीनों रिएक्शन याद रखना है। एक एग्जांपल है एसिड का NaOH के साथ, ये क्या देता है Na2S प्लस Na2H2O3। ठीक है, एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, क्योंकि ये अकेले एटम है तो इसका होगा 0। हाँ, और इसमें सल्फर बताओ, ये होगा +2 प्लस x इक्वल टू 0, सो x इज -2। और यहाँ पर बताओ 2 प्लस ये मान लो कुछ x है, सो 2x प्लस 3 × -2 इज 0, सो 2x प्लस -4 इज 0, x हो गया हमारा 2। तो 0 से अगर -2 जा रहा है ये हुआ रिडक्शन, 0 से अगर +2 जा रहा है ये हुआ ऑक्सीडेशन। तो जो सेम एलिमेंट है वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है, तो इसे कहेंगे हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। एंड व्हाट इज डिस्प्रपोर्शनेटिंग, सल्फर इज डिस्प्रपोर्शनेटिंग। और एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो वो है PH फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो देगा फॉस्फीन, इस गैस का नाम है फॉस्फीन। और सोडियम हाइपोफॉस्फाइड NaH2PO2। ओके, सो यहाँ पर अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखें तो ये होगा 0, सेम रीजन। इसका होगा x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3। ये होगा 1 प्लस 2 प्लस x -4 इज इक्वल टू 0, नहीं, -4 इज इक्वल टू 0, सो ये हो गया 1, x इक्वल टू +1। तो यहाँ देखो 0 से -3 रिडक्शन, 0 से +1 ऑक्सीडेशन, therefore ये वाला भी सेम atom is undergoing both reduction and oxidation, therefore we say that the phosphorus is disproportionating।
एक और भी एग्जाम्पल था, वो भी दे देता हूँ, और तीनों के तीनों रिएक्शन याद रखना है। सल्फर का स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ, फास्फोरस का स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ, अब क्लोरीन भी बताता हूँ। क्लोरीन विथ NaOH, एनसीईआरटी में उन्होंने सिर्फ एक ही रिएक्शन दिया है, आपको दो याद रखना है, एक कोल्ड कोल्ड NaOH के साथ, एक हॉट NaOH के साथ। जब कोल्ड होगा, एक मिनट, हाँ, जब कोल्ड NaOH है तब वो देता है NaOCl प्लस NaOCl प्लस NaCl प्लस H2O। जो दूसरा है वो है NaClO3 प्लस NaCl प्लस H2O। अगर आयंस के रूप में लिखूँ, इतना कंफ्यूजन नहीं चाहिए, आयंस में लिखता हूँ मैं, ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। दिस इज Cl माइनस प्लस ClO माइनस, एंड दिस इज Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, ये है 0, यहाँ पर है -1, यहाँ है +1, ये -1, ये +5। तो देखो 0 to -1 होता है रिडक्शन, 0 to +1 होगा ऑक्सीडेशन। देखो ये है क्या डिस्प्रपोर्शनेशन, यहाँ पर भी ये हो गया रिडक्शन, ये हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये चारों रिएक्शंस आपको याद रखना है। हाँ हाँ हाँ, रिडॉक्स में ऐसा होता है कि एक रिएक्शन के अंदर रिडॉक्स चलेगा, डिस्प्रपोर्शनेशन इफ रिडॉक्स इज बाय द सेम एलिमेंट। इफ रिडॉक्स इज बाय द सेम एलिमेंट तो डिस्प्रोपोर्शनेशन। देखो जो Cl2 है वही रिड्यूस हो रहा है और वही ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन रिडॉक्स में ऐसा होना जरूरी नहीं है। ये एग्जांपल देखो, Zn प्लस सी प्लस टू इज Zn प्लस टू प्लस सी। इसमें रिड्यूस कौन सा हो रहा है, जो जीरो है वो +2 चला गया, यानी कि ये हो रहा है ऑक्सीडाइज, ये हो रहा है रेड्यूस। तो इसमें ये वाला रेड्यूस हो रहा है और ये वाला ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि दोनों अलग अलग है। ये रेड्यूस होना और ये ऑक्सीडाइज होना, इसे हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स का मतलब होता है जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हैं, और डिस्प्रोपोर्शनेशन में भी रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हैं, लेकिन जो जो एलिमेंट वो रिडॉक्स अंडरगो कर रहा है वो दोनों सेम है। यानी कि जो सेम एलिमेंट है, यहाँ पर यही एलिमेंट रिडक्शन भी कर रहा था और यही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी कर रहा है। ठीक है, तो अगर सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों हो रहा है तो उसे हम कहेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन। वो भी रिडॉक्स ही होता है, रिडॉक्स का मतलब होता है दोनों रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होना, उसे कहते हैं रिडॉक्स। लेकिन अगर जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है वो सेम एलिमेंट हो रहा है तो उससे तब हम कहेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन। ठीक है, तब यही सवाल में तो पहला का पहला वही है, Cl2 प्लस OH माइनस Cl माइनस प्लस ये, यहाँ टिक कर रहा हूँ मैं। ऑप्शन बी देखो, HCHO प्लस OH माइनस है CH3OH प्लस HCO माइनस। कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, पहले वाले में ये हो गया 1, 1 प्लस 1 2, ये 0, मैं यहाँ पर सेपरेटली निकालता हूँ। ये हो गया 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 2 इज 0, तो ये सब कैंसिल हो गया, एक्स हो गया 0, तो यहाँ पर कार्बन है 0। राइट साइड पे देखो CH3OH, यहाँ पर भी x प्लस 3 इंटू 1 3 माइनस 2 प्लस 1 इज 0, तो x हो गया -2। HCO माइनस का देखो, 1 प्लस एक्स माइनस टू, नहीं, हाँ ठीक है, 1 प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू -1, क्योंकि जो टोटल चार्ज है वो है -1 ऊपर। तो ये हो गया x माइनस 3 इज -1, एक्स इज 2, यहाँ पर है 2। तो देखो जीरो जो है, जो सेम कार्बन, कार्बन 0 से -2 जा रहा है, कार्बन 0 से +2 जा रहा है, तो 0 से -2 जाने को कहते हैं रिडक्शन, 0 से +2 जाने को कहते हैं ऑक्सीडेशन। और क्योंकि दोनों कार्बन ही अंडरगो कर रहा है तो इस बार हम इसे कहेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। एक मिनट, इसे हम कहेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, MgCO3 गिविंग MgO प्लस CO2। यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। ठीक है, ये तो आप जानते हो ना कि मैग्नीशियम इज ऑलवेज Mg+2। ये मैंने आपको लास्ट टाइम पॉइंट बताया था। जो अल्काली मेटल्स और जो अल्कलीन अर्थ मेटल्स होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, ये अगर अकेले हैं, अगर अकेले हैं तो इन्हें 0 दे दो, लेकिन अगर कंपाउंड फॉर्म में तो इन्हें +2 दे दो। तो ये हो गया 2 +2, और जो Mg है यहाँ पर भी ऑक्सीजन, क्योंकि -2 ये भी +2 है, तो Mg तो अंडरगो नहीं कर रहा है। कार्बन देखते हैं, ये बचा CO3 2 माइनस, कार्बन मान लो x है, x प्लस
3 × -2 इज इक्वल टू -2, x आ गया 4, तो ये 4, यहाँ पर भी कार्बन है 4, तो ये भी कुछ अंडरगो नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ऑप्शन डी देखो, HCuCl2 इस तरफ दे रहा है Cu+Cu+2, ठीक है। यहाँ पर कॉपर का निकालते हैं, ये है 1 + x + 2 × -1 इज 0, सो x हो गया +1, तो +1, कॉपर जो है वो कॉपर 0 भी दे रहा है और कॉपर +1 भी दे रहा है, तो कॉपर +1 से कॉपर 0 होता है रिडक्शन, कॉपर प्लस नहीं, ये सॉरी +2 है, राइट साइड पे +2 है, सो कॉपर +1 टू कॉपर +2 होता है ऑक्सीडेशन, तो ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन है। इसका आंसर है ए बी डी, 12th का ए बी डी। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है 30 पे आता हूँ, पहले 20 था। SN रिएक्ट्स विथ HCl टू प्रोड्यूस H2 गैस। हाँ, SN जो है वो एक मेटल है, SN जो है वो एक मेटल है, तो वो HCl के साथ रिएक्ट करके H2 गैस देगा। और इसको आप ऐसे भी, हाँ ठीक है ठीक है, बहुत वैलिड क्वेश्चन है ये। इसका ऐसा है कि NCERT ये वाला, अगर HCl से आपको H2 लिबरेट करना है, तो मैं आपको जो कल बोल रहा था, HCl से H2 लिबरेट होना मतलब H प्लस का H2 बनना, जिसका ई नॉट स्टैंडर्डली 0 दिया जाता है। ये आपने पढ़ा होगा, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका ई नॉट वैल्यू जो है वो 0 लिया जाता है। ई नॉट का मतलब क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। H+2H2 स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका ई नॉट 0 लिया जाता है। अगर मैं कह रहा हूँ कि SN जो है वो मेरा H2 लिबरेट करता है, मतलब H प्लस को H2 में रिड्यूस करता है, ये रिडक्शन ही तो है, H प्लस का H2 बनना रिडक्शन ही तो है, क्योंकि प्लस से 0 हो रहा है। अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो मेटल को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, तो जो SN है उसे SN+2 बनना पड़ेगा। अगर इसका ई नॉट जो भी कुछ वैल्यू है, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो मैं अगर इन दोनों को ऐड करूं तो क्या बनता है, देखो SN + H प्लस गिविंग SN+2 + H2, इसका मतलब SN HCl के साथ रिएक्ट करके H2 लिबरेट कर रहा है। इसका जो टोटल ई नॉट होगा वो होगा 0 प्लस कुछ भी एक वैल्यू x वो x ही होगा, 0 + x इज x। और मैं ये बोल रहा था कि अगर जो ई नॉट वैल्यू है वो पॉजिटिव है, देन रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, ठीक है, मतलब रिएक्शन इज फिजिबल, कुछ ऐसा समझ सकते हो कि रिएक्शन ठीक ठीक से होगा अगर जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब यहाँ जो x है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और x क्या है, x है मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी कि SN2SN+2, SN2SN+2। अगर आप ये वाला देखो, SN+2 का SN बनना -0.14 है, तो SN का SN+2 बनना कितना होगा, +0.14। तो यहाँ जो x की वैल्यू है वो है +0.14, और क्योंकि वो पॉजिटिव है तो SN विल बी एबल टू लिबरेट H2 गैस। लेकिन आपको मैं एक और एग्जांपल दूं, क्या कॉपर HCl से H2 लिबरेट कर पाएगा, क्या कॉपर HCl से H2 लिबरेट कर पाएगा, हाँ या ना, क्या कॉपर HCl से H2 लिबरेट कर पाएगा। हम वैल्यूज के हिसाब से देखेंगे, कॉपर +2 में आपको टेबल दिया हूँ आगे, तो HCl से H2 मतलब H प्लस का H2 बनना और कॉपर का कॉपर 2+ बनना। H प्लस का H2 बनना तो इसका ई नॉट 0 है, स्टैंडर्ड है। H प्लस का H2 बनना, इसका वैल्यू स्टैंडर्ड है 0। कॉपर का कॉपर+2 बनना देखते हैं, ये रहा कॉपर+2 का कॉपर बनना, उसने 0.34 दिया है, तो कॉपर का कॉपर+2 बनना -0.34 होगा, और दोनों को ऐड करो -0.34, और क्योंकि टोटल आंसर नेगेटिव है तो रिएक्शन फिजिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि टोटल नेगेटिव है तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। तो कॉपर हमेशा, कॉपर लिबरेट नहीं कर पाएगा H2, लेकिन जो नॉर्मल मेटल होते हैं, अब ये देखो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ये जो लाइन है ना, ये वाला जो लाइन है उसके नीचे वाले सारे H2 लिबरेट कर लेंगे, लेकिन उसके ऊपर वाले H2 लिबरेट नहीं कर पाएंगे। तो ऊपर में कौन से मेटल्स है देखते हैं, ऊपर कॉपर है, सिल्वर है, नहीं सिल्वर नहीं, सिल्वर Ag2Ag+ वाला एग्जाम्पल देखना है, ये रहा गोल्ड है, ऊपर गोल्ड है, और और क्या एग्जांपल्स है, सिल्वर है, हाँ।
तो ये जो तीन कंपाउंड है, सिल्वर, गोल्ड और कॉपर, ये तीनों के तीनों HCl के साथ रिएक्ट करके H2 लिबरेट नहीं कर पाएंगे। जबकि नीचे वाले लेड, टिन, निकल, आयरन, क्रोमियम, जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सारे के सारे HCl के साथ रिएक्ट करके H2 लिबरेट करेंगे। ठीक है, समझ में आया पॉइंट कि ई नॉट जो है वो टोटल ई नॉट जो होगा रिएक्शन का, जो है ई नॉट ऑफ H प्लस का H2 देना और ई नॉट ऑफ मेटल का मेटल 2 प्लस बनाना, ये जो चीज है उसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज? ई नॉट ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएगा, इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उन्होंने दिया है। ई नॉट होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है कि Sn इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन हाइड्रोजन, Sn क्यों बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है? अभी हमने देखा था जो H प्लस था, H प्लस का H2 बनना 0 था, जबकि Sn का Sn+2 बनना हम कोई पॉजिटिव वैल्यू देख रहे थे। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रुक जाओ, मैं आपको वैल्यूज के साथ ही बताता हूँ सब कुछ। इसका वैल्यू ले जाते हैं हम यहाँ से। Sn+2 का Sn बनना है -0.14, तो यहाँ करते हैं। हमने देखा कि जो H प्लस का H2 बनना वो है 0, और Sn का Sn+2 बनना ये है 0.14। अभी हमें ये बताना है कि इन दोनों में कौन सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो भी एलिमेंट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो खुद अच्छे से ऑक्सीडाइज हो पाएगा। अ रिड्यूसिंग एजेंट विल सेल्फ ऑक्सीडाइज, वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा ताकि दूसरे को रिड्यूस कर पाए। तो इन दोनों में कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, कौन किसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन ज्यादा फिजिबल है? पहले वाले का देखो, इसका जो ऑक्सीडेशन होता है वो है ये उल्टा, H2 का H प्लस देना, ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर H+2 ई नॉट 0 है तो इसका भी ई नॉट होगा 0। इसमें ऑक्सीडेशन है Sn2 Sn+2, इसका ई नॉट है 0.14। जिसका भी ई नॉट ज्यादा होगा वो रिएक्शन ज्यादा स्पॉन्टेनियस है, वो रिएक्शन ज्यादा फिजिबल है। और क्योंकि इसका ई नॉट ज्यादा है तो ये वाला ऑक्सीडेशन ज्यादा फिजिबल है। बस यही था। और इसका अगर ऑक्सीडेशन ज्यादा फिजिबल हुआ तो वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है ना? अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट हैज मोर फिजिबल ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वैसा ही था। इस पे हम एक और क्वेश्चन करेंगे, तो ये वाला जो है ये ट्रू है एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इस पे हम एक और क्वेश्चन कर सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में इस पे दिया है, लास्ट में 4-5 सवाल है तो हम वो करेंगे। अभी के लिए लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 30, someone was prompting, so SO2 and Cl2 both are bleaching agent. SO2 bleaches by reduction whereas Cl2 bleaches by oxidation. हाँ, तो ये वाला याद रखने वाला जो चीज़ है, SO2 और Cl2 दोनों को ब्लीचिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं, लेकिन क्योंकि S जो है वो +4 में तो ऑक्सीडाइज करेगा। हाँ, SO2 will oxidize to SO4 2 minus, therefore it bleaches by oxidation. Cl2 bleaches by reduction, Cl2 will go to, तो ये रिडक्शन होना चाहिए, इधर रिडक्शन होना चाहिए और इधर ऑक्सीडेशन होना चाहिए। ये वाला मुझे एट प्रेजेंट ज़्यादा क्लियर आइडिया नहीं है कि वो ऑक्सीडेशन SO2 के ऑक्सीडेशन को बाय ऑक्सीडेशन कहते हैं या ये उसका रिड्यूसिंग बिहेवियर को SO2 जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। सो उस हिसाब से अगर वो ले रहे हैं, ओके ओके, सो दिस इज ट्रू। ये जो है ये ट्रू ट्रू है, और ट्रू रीजन भी ट्रू है इसका। SO2 जो है वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो सकता है। SO2 जो है वो +4 में, ये ऑक्सीडाइज होके +6 में चले जाएगा। मैंने कहा था जो लोअर एलिमेंट्स है, जो हैवियर एटम्स नहीं है, उन लोग को हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना पसंद है। देयरफॉर सल्फर जो है वो +6 में जाएगा और खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। देयरफॉर इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, देयरफॉर SO2 ब्लीचेस बाय रिडक्शन। जबकि जो Cl2 है, सो Cl- में जाना पसंद है, मतलब वो अच्छा रिड्यूस करता है अपने आप को, सो इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देयरफॉर इट ब्लीचेस बाय ऑक्सीडेशन। ठीक है,
Question number 31. Redox titrations involving KMnO4 in acidic medium cannot be done in presence of HCl. ओके तो ये ट्रू है, ये इसलिए ट्रू है क्योंकि आप अगर आप KMnO4, आप देख रहे होंगे हम KMnO4 का जब भी रिएक्शन करते हैं हम एक एसिडिक मीडियम लेते हैं, हम H प्लस लिखते हैं, कोई स्पेसिफिक एसिड का नाम नहीं लिखते, हम H प्लस लिखते हैं। ये जो H प्लस है, अब इसकी पॉसिबिलिटीज के बारे में सोच सकते हैं, क्या हम H2SO4 ले सकते हैं, क्या हम HCl ले सकते हैं, क्योंकि खाली H प्लस कहीं नहीं मिलता, किसी कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा H प्लस, एक ऐसे एसिड के रूप में मिलेगा जो H प्लस रिलीज कर रहा है, तो वो H2SO4 हो सकता है, HCl हो सकता है। तो जो H2SO4 है इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। HCl जो है वो प्रॉब्लम इसलिए करता है क्योंकि जो MnO4 माइनस है वो एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और Cl माइनस अपने आप को ऑक्सीडाइज करवा सकता है क्योंकि वो -1 में है, वो लीस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो जो MnO4 माइनस होगा वो Cl माइनस को ऑक्सीडाइज करके Cl2 बनाएगा और ये वाला Mn+2 बन जाएगा। ठीक है, तो मीडियम के साथ ही रिएक्शन हो गया। मीडियम का काम क्या होता है, एक मीडियम का काम क्या होता है, अ मीडियम इज सपोज टू not affect the solution, not is supposed to not react, is supposed to not react with reactants, वो अपना अलग से रिएक्शन नहीं करना चाहिए। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो रिएक्टेंट्स है वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, हम कभी नहीं चाहेंगे कि जो मीडियम है, जिस मीडियम में हम इस रिएक्शन को कर रहे हैं वो आके हमें इंटरफियर करे। तो अगर हमने HCl का इस्तेमाल किया तो उसमें जो Cl माइनस है वो MnO4 माइनस के साथ रिएक्ट करके MnO4 माइनस को रिड्यूस कर देगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये हमें नहीं चाहिए, हमें मीडियम का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, इसीलिए हम HCl को नहीं लेते। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डज नॉट प्रोवाइड इनफ H प्लस फॉर रिएक्शन, नहीं नहीं ये रीजन नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो H प्लस अच्छा खासा देता है, लेकिन रीजन वो नहीं है, रीजन है Cl माइनस का ऑक्सीडाइज हो जाना। ठीक है, ये है रीजन। तो दिस इज द करेक्ट असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग। ओके, सो क्वेश्चन क्लियर है केमी कुमारी, दिस वाज योर डाउट ना, क्वेश्चन क्लियर है? सो विल मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 41 भी प्रॉम्प्ट हुआ था, द नंबर ऑफ मोल्स। हाँ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें, बट ये जो है पूरे नए हैं, सो आप क्योंकि पहले बार कर रहे हो देन इट इज़ फाइन अगर गलती हो रहा है तो। ओके, तो ये क्वेश्चन ऐसा कि आपको पता होना चाहिए आई माइनस को अगर मैं एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज करने का सोच रहा हूँ तो वो I2 तक जाके रुकेगा, लेकिन अगर मैं आई माइनस को एल्कलीन मीडियम में ऑक्सीडाइज करने का सोच रहा हूँ तो वो और आगे जाके IO3 माइनस बना लेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, याद करो I2, याद करो Cl2OH माइनस के साथ क्या दिया करता था, स्ट्रॉन्ग वाले में, स्ट्रॉन्ग मतलब हॉट वाले में क्या दिया करता था, ClO3 माइनस प्लस Cl माइनस। यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि जो I माइनस है वो अल्कलीन में और आगे जाके IO3 माइनस बना लेता है। तो अभी इसमें क्या हो रहा है, इसका एन फैक्टर बताओ क्या होगा। हेलो केमी, आई थिंक यू वांट टू से समथिंग बट आपका आवाज़ नहीं आ रहा है, आप एक काम कर सकते हो, ठीक है आप मुझे व्हाट्सएप पे ही मैसेज कर दो, आई विल रीड इट फ्रॉम देयर। यस, आई विल रिपीट क्वेश्चन नंबर 31, पहले आप 41 सुन लो देन आई विल टेक योर क्वेश्चन देयर। क्वेश्चन नंबर 41 में आई माइनस अगर एल्कलीन मीडियम में ले रहे तो वो IO3 माइनस तक जाएगा ना, I2 पर नहीं रुकेगा, पूरा IO3 माइनस तक जाएगा। अब इसमें एन फैक्टर बताओ क्या है इसका। यहाँ पर I -1 में है, लेकिन यहाँ जो I है वो +5 में है। कैसे +5 में, +3 इंटू -2 इज -1, x इक्वल टू +5, जो x है वो +5 में, तो इसका जो एन फैक्टर है वो है 6। ये पॉइंट क्लियर है, एन फैक्टर 6 कैसे हुआ। अगर नहीं है तो मैं ये समझाऊंगा इलेक्ट्रॉन्स की मदद से, लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है मैं नहीं बताऊंगा फिर। आई विल कंटिन्यू, आई विल प्रोसीड अहेड। ठीक है ठीक है, I माइनस IO3 माइनस दे रहा है, इसका ये मतलब है कि ये +5 है, ये -1 है। -1 को +5 बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, ये है एन फैक्टर। एन फैक्टर का डेफिनेशन ये है कि एक ऑक्सीडेशन स्टेट को दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड है। ओके, तो अब ये बताओ माइनस को +5 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे। आप ऐसे देखो I -1
I+5। इसका ये मतलब है, इसके बैलेंस कैसे करोगे? यहाँ पर 5 है प्लस, यहाँ पर है -1। इसे बैलेंस करने के लिए मैं राइट साइड पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा। क्यों ऐड करूंगा 6 इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, तो 5 - 6 बन जाता है -1। ये हो गया मेरा चार्ज बैलेंस। तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है? 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, इसलिए मेरा एन फैक्टर है 6। KMnO4 का एन फैक्टर बताओ। एल्कलीन मीडियम है, ये ध्यान रखना, एल्कलीन मीडियम में मैंने आपको बताया था, कुछ भी नहीं बोला है तो आप कौन सा एल्कलीन लोगे? वीकली एल्कलीन लोगे और MnO2 पर रुकोगे। क्यों? क्योंकि प्रेसिपिटेशन जो होता है वो ड्राइविंग फोर्स होता है। ओके, इसमें एन फैक्टर बताओ। यहाँ जो Mn है वो +7 है, यहाँ पर जो है वो +4 है। 7 को 4 बनने के लिए आप 3 इलेक्ट्रॉन्स खाओगे, तो ये हो गया इसका एन फैक्टर 3। बस अभी जो कल का जो कॉन्सेप्ट था कि इक्विवेलेंट्स, कल का कॉन्सेप्ट था वो प्लेस नहीं है, एक मिनट। कल का कॉन्सेप्ट था यहाँ पर ही लिखता हूँ, इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ I-। So this is number of moles of KMnO4 into X factor of KMnO4 which is 3. This is number of moles of I- into X factor which is 6. अब क्वेश्चन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 reduced by 1 mole of Ki। 1 mole of Ki, so ये हो गया 1 into 6, और इस तरफ जो 3 है उसे राइट साइड भेज दो, आ गया मेरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 बराबर टू आंसर 2। ठीक है, सो 41। अगर ये रिएक्शन पता है तो आसान है सवाल। आई गो बैक एंड रिपीट 31 क्वेश्चन। ओके 30, हाँ 31 का ये है कि जो हमने ये देखा है कि KMnO4 को एसिडिक मीडियम में रिड्यूस कैसे करते हैं। अब ये जो एसिडिक मीडियम है वो कौन सा एसिड है? एसिडिक मीडियम मतलब कोई तो एसिड होगा। क्या मैं वो एसिड HCl ले सकता हूँ या नहीं, यही सवाल है। तो अगर मैंने HCl लिया, KMnO4 क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक, क्योंकि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो HCl का जो Cl- होता है ना, H+Cl-, वो Cl- के साथ रिएक्ट कर जाता है। और आपने तो ये वाला रिएक्शन देखा ही होगा, MnO4- का I- के साथ मिलके I2 बनाना, वैसे ही Cl- के साथ मिलके Cl2 बनाना। तो KMnO4 जो है वो Cl2 के साथ Cl- के साथ रिएक्ट करके Cl2 लिबरेट कर देगा, जो हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि एक मीडियम जो होता है उसका काम होता है चुपचाप मीडियम देना, हमारे रिएक्शन में इंटरफियर नहीं करना। मान लो मैं कोई और रिएक्शन करना चाहता था, MnO4- का Sn+2 के साथ में रिएक्शन करना चाहता था एसिडिक मीडियम में, लेकिन मैंने एसिडिक मीडियम अपना HCl लिया। मैं क्या चाहता था कि ये दोनों, सिर्फ ये दोनों रिएक्ट करे और Mn+2 और Sn+4 दे दे। लेकिन क्या होगा कि जो HCl है वो बीच में आके टांग अड़ाएगा और इसका अपना Cl- के साथ Mn+2 और Cl2 देगा, जो हमको नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते कि मीडियम कभी भी बीच में टांग अड़ाए, तो इसीलिए HCl को लेना गलत है। ना कि वो कम एसिड देता है, वो H+ अच्छा खासा H+ देता है। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, अच्छा खासा H+ देता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि वो Cl- भी देता है, जो KMnO4 के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो इसलिए हमें एक ऐसा मीडियम चूज करना है जो अपने रिएक्टेंट्स को कोई मतलब इफेक्ट ना करे। अगर हम H2SO4 ले तो ये अपना H+ भी देता है जो हमको चाहिए था, और SO4 2- देगा। क्या MnO4- SO4 2- के साथ रिएक्ट करेगा? सोचो, सल्फर जो है वो ऑलरेडी +6 पे है और कितना ऑक्सीडाइज होगा, हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ये वाले के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होगा। इसका मतलब जो मेरा मीडियम है वो KMnO4 को अफेक्ट नहीं करेगा। तो H2SO4 इज अ गुड चॉइस। ओके, HCl से तो बेटर चॉइस है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 44। हाँ ओके। KMnO4 reacts with oxalic acid according to the equation। अच्छा, दिस इज इक्विवेलेंट टू, जब रिएक्शन बैलेंस दे दिया हो ना, तब आपको इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट लगाना ज़्यादा, या आपके पास दो मेथड है क्वेश्चन सॉल्व करने का, या तो मैंने इक्विवेलेंट वाला जो कॉन्सेप्ट बताया वो करो, या फिर रिएक्शन को बैलेंस करो। आपको जो आसान लगता है वो करोगे, लेकिन क्योंकि इसने ऑलरेडी रिएक्शन को बैलेंस कर दिया है, तो हम बस नंबर ऑफ मोल्स कंपेयर करेंगे। तो ये बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होगा? 20 ml ऑफ 0.1 मोलार, मोलारिटी इज N/V, सो N इज इक्वल टू mv, जो है 20, नहीं मोलारिटी इज 0.1 इंटू, क्योंकि वॉल्यूम ml में दिया हम उसे लीटर में बनाएंगे बाई 1000, सो ये हो गया 2 इंटू 10⁻³ मोल्स। ओके,
और पूछ रहा है C2H2O4 का कितना बनेगा। C2H2O4 मतलब C2O4 2 माइनस, उसी की बात कर रहा है वो। तो अगर आप देखोगे जो 2 मोल ऑफ MnO4 माइनस reacts with 5 मोल ऑफ C2O4 2 माइनस, तो 2 into 10 power minus 3 will react with 2 mole of MnO4 minus reacts with 5 mole of C2O4 2 minus. Then 2 into 10 power minus 3 mole will react with 5 into 10 power minus 3 mole of C2O4 2 minus. तो इन ऑप्शन से बस देखो कि कौन सा वाला 5 into 10 to the power of minus 3 मोल C2O4 2 minus देता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, आएगा ऑप्शन डी। ठीक है, बस मल्टीप्लाई करके देखना है कि इनमें से कौन सा आंसर 5 into 10 पावर माइनस 3 दे रहा है। क्लियर है ये चीज। क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 52। हाँ ये वाला तो आपको रिएक्शन याद रखना था। हाँ ठीक है, इसमें रिएक्शन आपको याद रखना था कि ClO3 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस, ये वाला ऑक्सीडाइज होगा CO2 को, ये वाला रेड्यूस होगा Cl माइनस को। तो अगर ये रिएक्शन दिया है तो अब बताओ कि इनमें से कौन सा इज गोइंग टू अंडरगो अ मैक्सिमम चेंज। यहाँ पर क्लोरीन कितना है, +5 पे है। यहाँ जो कार्बन है वो कितना है, 2x प्लस 4 इंटू -2 इज -2, 2x आ गया 6, x है +3। यहाँ जो कार्बन है वो +4 पे, Cl माइनस पे, कार्बन +3 से +4, चेंज कितना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 1। यहाँ पर चेंज कितना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज 6। तो सबसे ज्यादा चेंज क्लोरीन का हो रहा है। क्या पूछ रहे थे, क्वेश्चन नंबर 46 ना। ये भी सेम क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिस्ट टुगेदर। अभी हमने देखा था HgCl2 और SnCl2, ये दोनों रिएक्ट करके Hg2Cl2 प्लस SnCl4 बनाएगा, और दोनों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। Hg अपने आप को कम करना चाहता था, Sn अपने आप को बढ़ाना चाहता था, तो ये रिएक्ट कर जाएंगे, तो ये तो बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करेंगे साथ साथ। Fe+3 प्लस I माइनस विल गिव Fe+2 प्लस I2। Fe+3 अपने आप को रिड्यूस करेगा और I माइनस अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा। अच्छा, तो ये जो है ये पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टेबल से डिराइव्ड है। Fe+3, अभी तो आपको आइडिया नहीं होगा, बट यू वुड बी नोइंग इन फ्यूचर कि Fe+3 जो है इट विल बी एबल टू ऑक्सीडाइज I माइनस एंड लिबरेट I2। FeCl3 हम टेबल से इसको आंसर करते हैं, Fe+3 Sn+2, Fe+2 Sn+2, ये ऑप्शन डी है। ए सी बी था Fe+3 और Sn+2, नहीं आई माइनस, Fe+3 और आई माइनस। तो हम क्या बोल रहे हैं, Fe+3 और आई माइनस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके Fe+2 प्लस I2 बनाएंगे। तो इसका मतलब हमको दो रिएक्शन कंपेयर करना है, Fe+3 टू Fe+2, I-2 दोनों के वैल्यूज अगर हम देखें, I-2 ये रहा, I2 टू I माइनस है 0.54, मतलब I-2 होगा -0.54, -0.54। और Fe+3 टू Fe+2 ये भी देखना है, Fe+3 टू Fe+2 ये रहा, ये है 0.77। तो इसे ऐड करो क्या आएगा, 0.23, जो पॉजिटिव है। इसका मतलब ये रिएक्शन फिजिबल है। अगर फिजिबल है मतलब ये साथ में नहीं रह सकते, क्योंकि ये रिएक्ट करके रिडॉक्स रिएक्शन करेंगे। ऑप्शन सी देखे, Fe+3 प्लस Sn+2, हम अगर कहे कि ये रिएक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब Fe+2 प्लस Sn+4 दे रहे होंगे। तो इसका मतलब दो अलग रिएक्शंस को भी कंपेयर करना है, जो है Fe+3 का Fe+2 बनना और Sn+2 का Sn+4 बनना। Fe+3 का Fe+2 होता है +0.77 और Sn+2 का Sn+4 Sn+2 का Sn+4 ये होगा नेगेटिव वैल्यू। इसका वैल्यू दे नहीं रखा है टेबल में, बट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये भी पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने अभी देखा था कि जो SnCl2 है वो अपने आप को Sn+Cl4 में कन्वर्ट कर रहा था। Sn को +4 स्टेट अटेन करना अब अच्छा है, तो पसंद है, देयरफॉर दिस विल आल्सो बी पॉजिटिव। और 0.77 प्लस सम पॉजिटिव इज आल्सो पॉजिटिव, देयरफॉर ये रिएक्शन भी आगे चले जाएगा। अगर लास्ट वाला देखें, Fe+2 प्लस SnCl2, सॉरी Sn+2, अब इसमें बताओ क्या होगा। ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करना चाहेगा Sn+4 पे,
लेकिन आयरन +2 को रेड्यूस होना पड़ेगा Fe को। तो Sn+2 टू Sn+4 तो पॉजिटिव है, बट Fe+2 टू Fe बहुत नेगेटिव होगा। Fe+2 टू Fe, Fe+2 टू Fe इज -0.44, क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये वाला रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। दिस इज -0.44, तो रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। मतलब ये वाला स्टेबल होगा। अगर रिएक्शन उन दोनों के बीच में नहीं हो रहा है तभी दे कैन एग्जिस्ट टुगेदर। अगर रिएक्शन हो रहा है इट मीन्स दे कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर, दे आर अंडरगोइंग अ रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, ऐसे ही समझो कि इट इज, अगर जो दो कंपाउंड उन्हें दिया है अगर वो एक दूसरे को ऑक्सीडाइज या रिड्यूस कर पाए तो दे कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर। अगर नहीं कर पा रहे देन दे विल एग्जिस्ट टुगेदर, क्योंकि Hg+2 Hg+ में जा सकता था तो वो चले जाएगा, Sn+2 Sn+4 में जा सकता था तो ये वाले रिएक्ट कर जाएंगे। वैसे यहाँ पर भी I-I2 बना लेगा और Fe+3 घट जाएगा, यहाँ पर भी Fe+3 घट जाएगा। यहाँ Fe+2 घटना नेगेटिव है इसलिए ये फिजिबल नहीं है। तो ऑप्शन डी है इसका आंसर। 52, 54। 1 mole of ferrous oxalate requires how many moles of MnO4- to get oxidized completely in an acidic medium? फेरस ऑक्सलेट होता है Fe, फेरस वापिस से OUS यूज किया है, तो आयरन क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट्स ले सकता है? जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स आयरन के वो है 2 और 3, और मैंने बताया था जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको नेमिंग करते वक्त OUS डालते हैं और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को IC डालते हैं। तो फेरस मतलब Fe+2 और ऑक्सीलेट होता है C2O4 2-, तो ये बनाएगा FeC2O4। ये हो गया हमारा फेरस ऑक्सीलेट। इसका रिएक्शन विथ MnO4-, इसका रिएक्शन विथ MnO4-, ये क्या देगा? क्योंकि MnO4- एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जो मीडियम है वो एसिडिक मीडियम है, तो MnO4- तो Mn+2 बनाएगा। इसका इनफैक्टर क्या होगा? +7 से +2 5, और FeC2O4 ऑक्सीडाइज होगा क्योंकि MnO4- ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो खुद रेड्यूस हो रहा है, तो FeC2O4 ऑक्सीडाइज होगा। और FeC2O4 कैसे ऑक्सीडाइज होगा? FeC2O4 में एक +2 आयरन है तो वो +3 आयरन में बदल जाएगा, और जो C2O4 है वो C2O4 2-, इसमें जो कार्बन है वो +3 में, तो वो भी अपने आप को CO2 में बदल देगा जो +4 में। तो इसका एन फैक्टर बताओ। आयरन +2 +3 को जा रहा है तो उसके लिए एक एन फैक्टर है प्लस, मैं इसको लिख के दिखाता हूँ, Fe+2 का Fe+3 में जाना तो एक इलेक्ट्रॉन का गिव अप करना, C2O4 2- को CO2 में अगर जाना पड़ेगा तो ये +3 से +4, यहाँ पर भी, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, क्यों? क्योंकि कार्बन 2 है। तो अगर टोटल देखो तो FeC2O4 इज गिविंग दिस विथ 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका एन फैक्टर होगा 3, इसका एन फैक्टर होगा 3। तो बस क्वेश्चन ये है कि 3 वापिस इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट कि इक्विवेलेंट्स ऑफ FeC2O4 इज इक्विवेलेंट्स ऑफ MnO4-। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ FeC2O4 उन्होंने दिया है 1 मोल, तो क्या 1 इंटू इसका एन फैक्टर था 3, इसका है n इंटू 5, तो आंसर आ गया n इज 3/5.6। ठीक है, तो इसमें एन फैक्टर ऑफ FeC2O4 निकालना था मेन क्वेश्चन। FeC2O4 में Fe2 में कार्बन 3 में, तो ये बनेगा क्या? आयरन 3 तक जा सकता है और कार्बन 4 तक जा सकता है CO2 में, तो 2 का 3 बनना एन फैक्टर 1 देता है, और ये इसका ये बनना एन फैक्टर 2 देता है, और क्योंकि हम पूरे के पूरा कंपाउंड का दिख रहा है तो वो ऐड करके एन फैक्टर 3 बताएगा। ठीक है, तो हाँ अभी तक आई हैव गॉट ओनली दीज मैनी क्वेश्चंस एज डाउट। किसी और को इस पेपर में डाउट? एनी अदर क्वेश्चन? 52, 52 आई गेस अभी बताया था। हाँ 52 में मैंने मैं रिएक्शन ये रहा आपके पास, ये रिएक्शन देख लो तो सब आसान हो जाएगा। रिएक्शन ये है ClO3- प्लस C2O4 2- CO2 प्लस Cl-। ओके, पहला क्वेश्चन,
द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl2 प्लस, ये तो इजी है ना ये तो, क्योंकि फ्री अपने एटम्स के बीच में ये वाला है, ये तो एनसीईआरटी का डायरेक्ट पॉइंट है कि अगर जो एलिमेंट है वो सिर्फ अपने ही, जो भी कंपाउंड है वो अपने ही एलिमेंट्स के साथ अगर मिलके है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा जीरो। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एवरी एलिमेंट, एवरी एटम इन दैट वुड बी जीरो। Cl2, O3, O2, सबके सबका जीरो होगा, क्योंकि वो सेम एटम्स के बीच में, सेम एटम्स के बीच मैंने कहा था कुछ भी डिवाइड नहीं करना है। अगर अलग अलग होता तो हम डिवाइड करके इसे +1 इसे -1 ऐसा करते, लेकिन क्योंकि ये सेम है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे और जीरो का जीरो ही रहेगा। इसका जीरो आंसर। और कोई सवाल? Question number 2. In the reaction when H2 combines with O2 to form water, there is an electron transfer from O2 to H2O. H2 जब O2 बना के H2O देता है तो ऑक्सीजन जो था वो जीरो पे था, हाइड्रोजन भी जीरो पे था, H+1 बन गया, O-2 बन गया। यानी कि ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन खा रहा है, ऐसा नहीं, ठीक है, ऐसा समझो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन के टर्म्स में समझते हैं, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट घट गया, मतलब दिस इज रेड्यूस। ये जो है ये ऑक्सीडाइज हुआ। और रेड्यूस का मतलब क्या होता है? क्या पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर? अच्छा अच्छा, देयर इज एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम O2 टू H2O, तो ये पूछ रहा है कि जो O2 से H2O के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो वो कौन से एटम से कौन से एटम को हो रहा है, क्वेश्चन ये है। तो जो H2 और O2 रिएक्ट करके H2O देते हैं, जो H2 होता है वो H प्लस बन रहा है, H जो है वो H प्लस बन रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर दे रहा है, और जो O2 है वो इलेक्ट्रॉन खा रहा है और अपने आप को नेगेटिव बना रहा है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किससे किसके बीच में? H से O के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, H इलेक्ट्रॉन दे रहा है जो O लेके चले जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम H टू O, ऐसा है। और कौन सा सवाल? 5? ये वाला? यहाँ पर ऐसा है कि जो ये वाला, हाँ, तो H2 प्लस O2 गिविंग H2O। यहाँ पर ये देखो कि जो H है वो प्लस में, यहाँ जो H है वो ज़ीरो में, यहाँ O ज़ीरो में और O-2 में। तो ऐसा समझो कि जो H ज़ीरो था वो H प्लस बन रहा है, और उसे प्लस बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन बाहर देना पड़ेगा, तभी तो चार्ज बैलेंस होगा, इस तरफ ज़ीरो इस तरफ ज़ीरो। O जो है वो ज़ीरो में, उसे -2 बनने के लिए दो इलेक्ट्रॉन खाना पड़ेगा, तभी तो चार्ज बैलेंस होगा। -2 प्लस ज़ीरो इज -2, यहाँ पर भी -2। तो H जो है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और O जो है वो इलेक्ट्रॉन खा रहा है, तो हम ऐसा बोलेंगे कि जो H है, इलेक्ट्रॉन जो है वो H से लेके O को ट्रांसफर हो रहा है। H इलेक्ट्रॉन दे रहा है जो O खा रहा है, ऐसा बोलना है। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 का, कंपाउंड एग्जिट टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट NH2OH। इसमें तो H +1 में, +1 में, -2 में, तो ये क्या बचा? 2 -2 +1, तो नाइट्रोजन -1 में। तो इसमें तो कोई अलग अलग कंपाउंड एन एलिमेंट एग्जिबिट्स, मतलब ये बोल रहे हैं कि एक ही एलिमेंट दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दे रहे हैं, यहाँ तो सभी अलग अलग है, कोई एटम ही सेम नहीं, तो ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी में चांस है। हम जानते हैं ना NH4NO3 एक आयोनिक कंपाउंड है, NH4 प्लस NO3 माइनस, तो NH4 प्लस NO3 माइनस, इसमें जो नाइट्रोजन है वो +5 है, 5 -6 इज -1, और इसमें जो है वो है x + 4 इज 1, सो x इज -3, तो -3 + 5, इसलिए इसका आंसर होगा बी। ठीक है, आंसर इसका बी होगा, NH4 प्लस NO3 माइनस। और बताओ।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज मोस्ट रिड्यूसिंग कंपाउंड। अच्छा, ऊपर भी यही सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ, ये जो है थोड़ा सा याद रखने वाला है। ये अगर आपको ये तो याद रखने वाला पॉइंट है, या फिर आपको वैल्यूज देखने पड़ेंगे इसके कि H2O2 जब भी ऑक्सीडाइजिंग जैसा एक्ट करेगा तो H2O2 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, वो अपने आप को रिड्यूस करेगा, और रिड्यूस होते वक्त H2O देगा। ये जब भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है तब H2O2 H2 हो जाता है, तो इसका E नॉट देखना पड़ेगा। इसका भी O3 से O2, O3 से H2O, इसका भी E नॉट देखना पड़ेगा। इसका Cr2O7 से Cr+3, इसका भी E नॉट वैल्यू, और इसका भी Mn+2 E नॉट वैल्यू। सिर्फ E नॉट वैल्यू से बता सकते हो, थियरी पार्ट है। E नॉट वैल्यू से नहीं बताना है, तो फिर आपको रिएक्शंस का आइडिया होना चाहिए। हाँ हाँ, ई नॉट इतना याद भी नहीं रख पाओगे आप। ई नॉट इतने सारे कि आप याद भी नहीं रख पाओगे, बिना ई नॉट के आंसर नहीं कर पाएंगे। आपको आइडिया होना चाहिए रिएक्शन का, कि ये इस तरह के रिएक्शन देता है जबकि ये नहीं दे पाएगा। ऐसे कुछ होंगे रिएक्शंस जो KMnO4 नहीं दे सकता, पर K2Cr2O7 दे देगा, इसलिए K2Cr2O7 इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं दैन KMnO4। मुझे अभी तो एट दिस पॉइंट याद नहीं आ रहे कुछ रिएक्शन जो इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सके, बट ऐसे जो कंपेयर करने के लिए कि कौन सा स्ट्रॉन्गर है कौन सा वीकर है, एक तो है कि ई नॉट वैल्यूज देखो, जो एग्जाम के दौरान तो नहीं कर पाओगे। दूसरा है आपको अपने पूरे केमिस्ट्री में जो जो भी रिएक्शंस देखे हैं, पूरे केमिस्ट्री में 12th 11th सब मिला के आपको सब के सब याद करने पड़ेंगे, और ये सोचना पड़ेगा कि KMnO4, सपोज आप कंपेयर कर रहे हो KMnO4 और K2Cr2O7 के बीच में, तो आपको सोचना पड़ेगा ऐसा कोई रिएक्शन जो KMnO4 नहीं कर पाएगा लेकिन K2Cr2O7 कर लेगा, तब आप ये बोल पाओगे कि K2Cr2O7 एक स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये सवाल ऐसा होता है, इसका भी यही है, इसका भी यही है। ऐसे अभी अभी तो मेरे पास सही में आइडिया नहीं है, मैं ये क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा अभी। ई नॉट का भी डेटा तो नहीं है ना, इसमें भी बहुत कम है। देखो Cr2O7 का है डेटा, Cr2O7 2 माइनस का Cr+3 बनना 1.33 है, H2O2 का H2O बनना 1.78, वो इधर है। तो H2O2 MnO4 माइनस इधर है, देखो MnO4 माइनस और अच्छा है। तो ये बोल रहा है, ये जो डेटा के हिसाब से H2O2 MnO4 माइनस और Cr2O7 2 माइनस, इससे आप ये बताओगे कि H2O2 ग्रेटर देन MnO4 माइनस ग्रेटर देन Cr2O7 2 माइनस। ओजोन का अगर डेटा वैल्यू है तो हम कर सकते हैं। ओजोन 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 का नहीं दिया है। ओजोन का वैल्यू नहीं है, बट इन तीनों के हिसाब से तो H2O2 बेस्ट है। ओजोन दिया नहीं है। जो दी फॉलोइंग, मैं इसका कुछ एक अच्छा रीजनिंग देखता हूँ, मैं अपने सारे रिएक्शंस रिवाइज करने पड़ेंगे अलग चैप्टर से। हाइड्रोजन पे एक चैप्टर है, आपने देखा होगा, ऑक्सीजन पे भी चैप्टर है 12th में, K2Cr2O7 और KMnO4 में भी एक चैप्टर है, डी ब्लॉक कॉम्पाउंड्स। सल्फर पे है, टिन पे है, नाइट्रोजन पे चैप्टर है। तो वो सारे चैप्टर के सारे रिएक्शंस देख के कोई एक अच्छा सा रीजनिंग आपको मैं अगले क्लास तक बताऊंगा, या अगर बीच में मिल जाए, बीच में अगर मेरे को आ जाए तो मैं सर को बोलूँगा आपको सेंड करने को, ठीक है। अभी एट दी पॉइंट मेरे को आइडिया नहीं आ रहा है। वैसे ऐसे सवाल अगर मेरे जब टेस्ट में आया करते थे मैं छोड़ देता था, या तो कोई रीजनिंग सोचता, रीजनिंग अगर स्ट्राइक करता तो मैं करता हूँ, वरना क्वेश्चन छोड़ देता हूँ। बट आई वोंट एनकरेज यू टू डू दैट। आप मोस्ट पॉसिबल गेस जो हो सकता है, अगर नेगेटिव ना हो ना किसी भी क्वेश्चन में, तो आप गेस लगाना कि ऐसा है। बाकी ई नॉट वैल्यूज याद रखना मत, क्योंकि वो रखना बहुत मुश्किल है, इतने सारे आप याद रख भी नहीं पाओगे। ये थोड़ा याद रखो कि MnO4 माइनस जो है वो Cr2O7 2 माइनस से ऊपर है। और ई नॉट वैल्यूज कुछ कुछ जगहों पे आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ सवालों के लिए। जो एनोड कैथोड वाले क्वेश्चंस आएंगे ना, एक एक था आपने पिछले क्लास में पूछा था कि वाटर का, नहीं, H2O लिबरेट होगा या Cl2, हमने तब वैल्यूज देखे, तो आपको कौन से याद रखने में वो बता देता हूँ।
F2 याद नहीं रखना है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि F2 इस पूरे लिस्ट में F2 ऊपर पे है, मतलब F2 सबसे अच्छा रेड्यूस हो जाता है। F2 सबसे अच्छा रेड्यूस होता है और सबसे नीचे लिथियम है, ये याद रखना कि सबसे ऊपर फ्लोरीन है और सबसे नीचे लिथियम है। वैल्यू याद रखने की ज़रूरत नहीं, वैल्यू आपको याद रखना है जिंक का। जिंक का मैं टिक कर देता हूँ, वैल्यू याद रखना है जिंक का, कॉपर का। जिंक का, कॉपर का। हाइड्रोजन तो सब जानते हैं कि जीरो होगा, Ag+, Cr2O7 2- MnO4-, और Cl2। Cl2 का याद रखना है O2, ये वाला जो H2O का O2 बनना और H2O का H2 बनना, ये दोनों याद रखना है। H2O का H2 बनना और H2O का O2 बनना, ये कुछ E0 वैल्यूज आपको याद रखना है। बाकी याद नहीं रखना है, आपको लॉजिक से सोचना पड़ेगा। अगर किसी के पास कोई अच्छा आर्ग्यूमेंट है इसके बारे में तो बताओ मुझे, मुझे भी याद आ जाएगा। 48 और 49, क्या चीज़? ये वाला टेबल? हाँ ठीक है ठीक है, ये जो दो क्वेश्चन है इसे पेंडिंग रखो। इसका आंसर वैसे क्या दिया है? यहाँ पर होना चाहिए NO2-, तो ये नाइट्रोजन प्लस ओजोन दिया है। तो इसका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री भी देखना पड़ेगा चैप्टर, उसमें ओजोन पे रिएक्शंस है उस चैप्टर में, वो भी देखना पड़ेगा। ठीक है, देख के बताता हूँ। ओजोन जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच है, ये पता होना चाहिए। ओजोन ब्लीचिंग एजेंट जो है, अभी आपने SO2 देखा होगा, वो एक रेड्यूसिंग ब्लीच था। Cl2 एक ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच था, वैसे ओजोन भी एक ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच है। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट अचानक से याद आया तो बोल रहा हूँ। किसी ने पूछा 15th। 15th ना, यस और नो? 5050। अच्छा नीचे ही था। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इज +1? कॉम्प्लेक्स पढ़ाए नहीं पर सवाल उस पर है। ठीक है, ऑप्शन सी देखते हैं, क्योंकि सबसे अच्छा छोटा लगा तो मैं वहाँ से ही चालू करूँगा। x+4 इंटू -1 इज -1, x हो गया मेरा +3, तो ये तो नहीं है आंसर। ऑप्शन डी देखो, H2O जो है पूरा का पूरा तो न्यूट्रल है। ऐसे न्यूट्रल कौन से H2O, CO, NH3, ये सब न्यूट्रल है। तो ये हो गया x+6 इंटू 0 इज -2, तो x मेरा -2, तो यहाँ पर -2 बन रहा है, ये भी नहीं, मेरे को +1 चाहिए था। ऑप्शन ए देखो, इसको अगर आप तोड़ पाओ तो ये 3 दिख रहा है, ये +4 दिख रहा है, Fe+3 होता है ना, और ये हो गया -4, तो Fe+3, और ये जो कंपाउंड है वो है FeCN6-4। इसको अगर x ले तो ये हो गया x इंटू Cn का, मैंने बताया था Cn होता है माइनस, तो -1 इज -4, तो ये हो गया x इक्वल टू +2, तो ये भी नहीं। बचा ऑप्शन बी। हाँ हाँ हाँ, याद आया मेरे को, ऑप्शन बी होता है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ये बहुत पहले जेई में आया था, और ये क्या बोलते हैं, क्या क्वेश्चन है, एम्बिग्यूअस क्वेश्चन है। इसका सब लोग +1 बोलते हैं, Fe+1, लेकिन आप कैलकुलेट करोगे ना आपको +3 आएगा। मुझे याद है, क्वेश्चन याद है, अच्छे से याद है। FeH2O5 NO SO4 2-, तो ये होता है, इसका होगा, इसका ऐसा होता है कि इसे प्लस, नहीं नहीं, इज दिस ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स? हाँ हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये Fe+1 पुराना था, अभी Fe+1 नहीं है ये। ये क्वेश्चन गलत है, इसका कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। 10 साल पहले, 10 साल पहले तक इसे +1 लिया जाता था। तब एक बार जेई में सवाल आया था, इसे +1 लिया गया था, लेकिन 10 साल पहले एक क्या एक रिसर्च हुआ और उसमें पता चला कि ये जो Fe है वो Fe+3 में है। ओके, और वो जो NO है वो NO+ नहीं, NO-1 होगा।
इसके बारे में ज़्यादा अभी नहीं, बट क्योंकि इसका जो भी है वो आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा। लेकिन अगर आप सिंपली सॉल्व करके देखो तो NO जो है नाइट्रोजोनियम आयन, जो नाइट्रोजोनियम आयन NO प्लस होता है, तो X प्लस, क्योंकि H2O न्यूट्रल है, NO को +1, और SO जो SO4 होता है वो -2 होता है, सल्फेट आयन। सो -2 इज 0, X हो गया आपका +1। ये पहले ऐसा ऐसे +1 लिया जाता था, लेकिन बाद में रिसर्च के बाद पता चला कि नहीं, ये +3 है। तो क्योंकि ऑप्शन बी भी नहीं आएगा, लेकिन अभी के लिए क्योंकि उसके बारे में, ये जो रिसर्च के बारे में आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो आप इसे +1 लो। जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर आएगा ना, दैट टाइम आई विल टेल यू अबाउट दिस। ओके, तो अभी के लिए इसे +1 ही ले लो। और बताओ। हेलो, और बताओ। अच्छा अच्छा, देन आई एम क्लोजिंग दिस फाइल। हाँ, ठीक है, तो मैं ये वाला फाइल बंद कर रहा हूँ। हम्म। सो जो न्यू टॉपिक जो है वो है, एक मिनट, यहाँ पर मैंने लिया था वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 के बारे में। तो ये मोल कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमने सीखे थे ना, मोल एक नया कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो ये नया कॉन्सेंट्रेशन टर्म और थोड़ा सा टाइट्रेशन, ये दोनों मिला के ये कॉन्सेप्ट है। तो अब जो पहले दो चैप्टर रिडॉक्स और मोल कॉन्सेप्ट, दोनों को मिला के ये वाला नया टॉपिक है, जो एनसीईआरटी में नहीं है। या आपके पहले दो चैप्टर में नहीं होगा, हाइड्रोजन वाले चैप्टर में आएगा, लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि इसमें टाइट्रेशन है। फिर एक और भी कॉन्सेप्ट आता है, वो परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम। ठीक है, तो अगर अगर अभी कोई और डाउट्स नहीं है रिडॉक्स के टेस्ट में, तो मैं ये स्टार्ट कर दूंगा। हम्म, शैल आई? ओके ओके। क्या? अच्छा, ऐसा है। मतलब अभी आप बोल रहे हो क्लास एंड कर दूं? अच्छा, ऐसा है तो। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, समझा। अभी 10 ही मिनट बचा है, ज़्यादा नहीं हो पाएगा। आ, छोटा सा टॉपिक, अगले बार भी रिडॉक्स ही रहेगा मोस्टली सैटरडे। नया चैप्टर चालू हुआ है क्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर? अच्छा ठीक है, तो ओके, देखते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट अभी बता देता हूँ। छोटा सा, ये जो पिछला वाला, इसमें एनसीईआरटी का ये वाला जो क्वेश्चन था, देखा था आपने? मैंने बोला था आपको पढ़ने को कि ये रिएक्शंस ऐसे क्यों होते हैं, Pb3O4 HCl के साथ ये क्यों देता है, और ये ऐसा क्यों होता है। Pb3O4 जो होता है, इसका नाम पता है क्या है? सिंदूर। कोऑर्डिन ये आप डी ब्लॉक में देखोगे। Pb3O4 जो होता है, ये एक्चुअल में कंपाउंड नहीं है। ये कंपाउंड नहीं है, ये एक मिक्सचर है। और किसका मिक्सचर है? लेड ऑक्साइड और लेड डाइऑक्साइड का, PbO, PbO2, 2:1 मिक्सचर है। कैसे देखोगे? 2 × PbO, देखो ना, Pb और 2 Pb हो गए यहाँ पर, Pb3, और ऑक्सीजन यहाँ पर 2, यहाँ से 2, तो Pb3O4। तो दिस इज अ 2:1 मिक्सचर ऑफ लेड ऑक्साइड एंड डाइऑक्साइड। ये मिक्सचर है, ये कॉम्पाउंड नहीं है, पहला बात वो। और PbO मैं आपको बताया था, जो Pb होता है वो कौन से फैमिली में आएगा? कार्बन फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। और क्योंकि Pb हेवियर एटम्स में है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के हिसाब से ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेफर करेगा, यानी कि +2 स्टेट प्रेफर करेगा। तो PbO2 जो है वो अपने आप को हमेशा PbO में कन्वर्ट करने को चाहेगा। लेकिन ये तो रिडक्शन हो गया, तो रिडक्शन खाली तो नहीं हो सकता ना, कोई ऑक्सीडाइजिंग, कोई रिड्यूसिंग एजेंट भी होना चाहिए। तो अगर PbO2 को कभी भी कोई रिड्यूसिंग एजेंट मिल जाए, तो वो जल्दी से PbO में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, पहले वाले क्वेश्चन में
जो Pb3O4 है HCl के साथ जब रिएक्ट करेगा, PbO और PbO2, ये जब HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो PbO और HCl में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना एसिड बेस रिएक्शन करेंगे, एसिड बेस। तो ये हो गया PbCl2 प्लस H2O। लेकिन PbO2 और HCl, PbO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अपने आप को रिड्यूस करना चाहेगा PbO में, और Cl माइनस में ऑक्सीडाइजिंग, Cl माइनस एक, Cl माइनस अपने आप को ऑक्सीडाइज कर पाएगा, तो इसलिए Cl माइनस विल ऑक्सीडाइज टू Cl2 एंड PbO2 विल रिड्यूस टू PbO। और ये जो भी नया PbO बन रहा है वो फिर से HCl के साथ रिएक्ट करके एसिड बेस PbCl2 प्लस H2O। क्लियर है ये? तो इसमें ऐसा हो रहा है, जो भी PbO2 है वो HCl के साथ रिएक्ट करके PbO प्लस Cl2 बना रहा है, वो फिर से HCl के साथ रिएक्ट करके PbCl2 प्लस H2O बना रहा है। तो इसलिए जो फाइनल प्रोडक्ट है वो है PbCl2, Cl2 और H2O। जबकि दूसरा पार्ट जो Pb3O4 है, Pb3O4 प्लस HNO3, इसमें वापस से PbO और PbO2 में अगर तोड़ूं तो PbO HNO3 के साथ फिर से एसिड बेस रिएक्शन देगा, PbNO3 ट्वाइस प्लस H2O। लेकिन इस बार PbO2 अपने आप को रिड्यूस करना तो चाहेगा, लेकिन उसके पास कोई ऑक्सीडाइज होने वाला नहीं है, क्योंकि HNO3 भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, नाइट्रोजन +5 में, ये और ऑक्सीडाइज तो नहीं हो सकता। यहाँ पर जो Cl माइनस था वो ऑक्सीडाइज हो सकता था Cl2 को, लेकिन N ऑलरेडी +5 में, तो ये जो PbO2 है वो रिएक्ट नहीं होगा और PbO2 में ही रह जाएगा, इसलिए PbO2 प्लस PbNO3 ट्वाइस प्लस H2O। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसा है। तो ठीक है, मैं और डिस्कस नहीं करता हूँ, आई एंड दिस क्लास हियर, बट ये टाइम अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं आज के क्लास का टाइम बदलूँ? कब चाहिए, 3 बजे चलेगा? कोई अगर क्लास नहीं है तो हाँ, 2 या 3 सेम टाइम कर देते, दोनों के दोनों 3:30, सैटरडे को भी 3:30 और मंडे को भी 3:30। ठीक है, हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उन्हें कि ऐसा करें। बाकी ओके, सो मैं यहाँ पर क्लास को डन कर रहा हूँ। एनी मोर डाउट्स तो आप बोल सकते हो। या यस यस, वेलकम। या थैंक यू। चलो फिर, हाँ, ओके बाय, हैव अ नाइस डे।